सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है साहब। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले एनसीईआरटी में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें लगती है कक्षा 6 से 12 तक, ये कक्षा 6 का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी से संबंधित और भी वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में जल विभाजक है, तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती हैं। अपवाह क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाकर उड़ेलती हैं उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और जिन नदियों का पानी अरब सागर में जाके गिरता है उन्हें अरब सागर का अपवाह तंत्र, और जिन नदियों का पानी किसी धरों में विलुप्त हो जाता है वो किसी खाड़ी या सागर में नहीं गिरती है, धरातल पर ही विलुप्त हो जाती है, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती हैं? तो ये नदियां चंबल में मिलकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। यमुना नदी किस में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है? गंगा नदी में। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं लूणी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में न पहुंचकर जल भाग में विलुप्त हो जाती हैं यानी धरातल भाग में विलुप्त हो जाती है उसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं घग्गर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी और मेंढा नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं चंबल, जो राज्य की 12मासी नदी है। तो राजस्थान की 12मासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, यानी चंबल राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। राजस्थान का उद्योग किस नगर को कहते हैं? राजस्थान को औद्योगिक नगरी किस नगर को कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल है राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट बनास नदी चंबल में मिल जाती है। बनास नदी एक मौसमी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास नदी के तट पर स्थित नगर है टोंक और सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। लूणी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो अजमेर जिले से। लूणी नदी का उद्गम अजमेर जिले से होता है भाई, और अजमेर जिले की नाग पहाड़ियों से। लूणी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? लूणी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? तो गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ से नहीं होता है, अजमेर जो शहर है उसके पश्चिम में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें नाग पहाड़ियाँ कहा जाता है और उन पहाड़ियों से होता है। गोविंदगढ़ में जो नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है सागरमती के नाम से, और एक पुष्कर से आती है सरस्वती। दोनों नदियां जब गोविंदगढ़ में आकर मिलती हैं तो उसके बाद
लूणी कहलाती हैं और गोविंदगढ़ नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। तो ये मिस प्रिंट है यहाँ पर थोड़ी। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो पुष्कर से आने वाली सरस्वती और नाग पहाड़ से निकलने वाली सागरमती से। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में। तो लूणी नदी अंत में कौन सी खाड़ी में गिरती है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है और ये 6 जिलों से होकर, राजस्थान के 6 जिलों से होकर बहती है। लूणी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? तो बाड़मेर जिले के बालोतरा झील से पानी वो खारा हो जाता है, क्योंकि बालोतरा और उस क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें नमक की मात्रा अधिक है, नमकीन चट्टानें है वहाँ पर, इसलिए उस मिट्टी के कारण वहाँ का पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। लूणी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जोजड़ी जो नागौर से पोंडलू गांव की पहाड़ियों से निकलती है, बांडी, मीठड़ी, जवाई, खारी, सूकड़ी, सागी और गुइया। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। माही नदी राजस्थान के किन 2 जिलों में बहती है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? सोम और जाखम। माही नदी अपना जल कहाँ ले जाती हैं? खंबात की खाड़ी में। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिला है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैराठ की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है? तो बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? तो बाणगंगा को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ। घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? तो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील में प्रवेश करती हैं। घग्गर नदी कहाँ से भूमिगत हो जाती हैं? तो गंगानगर में, यानी सूरतगढ़ के आसपास यहाँ पर। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? तो चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? तो एक तो जवार सागर बांध है और एक कोटा बैराज है। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना। माही बजार सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और गुजरात राज्य की। माही बजार सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा में। माही बजार सागर का प्रमुख उद्देश्य है पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई है। बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो बिशुलपुर परियोजना टोंक जिले में है। बिशुलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसी नगर के पास बिशुलपुर गांव में। बिशुलपुर बांध से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? तो जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों को। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? बाड़मेर और जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ज्वाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में है। सोमकमला अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से है। मानसी वाकल परियोजना का संबंध किससे है? तो मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में है। जाखम परियोजना का संबंध किससे है? तो जाखम परियोजना जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है जो प्रतापगढ़ में है। परंपरागत जल स्रोत है कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित है तो ये उदयपुर में है। जना सागर झील स्थित है तो ये भी उदयपुर में है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया? तो जयसमंद झील का निर्माण करवाया था राजा जयसिंह ने। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने करवाया था 1667-68 में। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो जयसमंद है। जोधपुर की प्रमुख झीलें हैं बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? गढ़सीसर झील है। गैव सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गैव सागर झील डूंगरपुर में है। कोलाई झील स्थित है तो बीकानेर में है जहां पर कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। सिलीसेट झील स्थित है तो ये अलवर में है।
वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफ टॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग विधि। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, अध्याय नंबर 8। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। खरीफ की फसल की बुआई की जाती है जुलाई और अगस्त में। खरीफ की फसल का मौसम अब चल रहा है। खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार, बाजरा, मूंग नहीं है, ये मूंग है, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। जायद की फसल कब बोई जाती है? तो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक काट ली जाती है। प्रमुख जायद की फसल है खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? तो बाजरा, सरसों और गंवार उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। राजस्थान जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्य खेती की जाती है मक्का की। तो दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर और उनके आसपास के जो जिले हैं उनमें मक्का की खेती मुख्य रूप से की जाती है। और राजस्थान जौ व चना उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो चना उत्पादन में वर्तमान में 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार चना उत्पादन में राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखना। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर में। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? तो 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 35% फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और ट्यूबवेल से 66% सिंचाई होती है। राजस्थान में नहरों से कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 33%। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तो तालाबों से राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27%। तो भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27%। और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है 11.41 है कि 10.41 है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? हाँ, ऊंट और गधों, इनमें सबसे कमी आई है भाई। ऊंटों और गधों में लगभग 35% की कमी आई है, इतनी गिरावट आई है, पूछा जा सकता है। 2020 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? गाय और भैंस की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो रॉक फास्फेट। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, ये आंकड़े भाई एनसीईआरटी के जो राजस्थान के अध्ययन बुक लगा रखी है उनके अनुसार है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रीट के अंदर मान्य होंगी। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.19%। राजस्थान में महिला साक्षरता है 52.12% यानी 52.12%। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? तो 1000 की आबादी पर। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? तो 30,000 आबादी वाले। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 30 जिलों में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? डाक विभाग में। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 में। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई है धौलपुर में। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH15 पहले था भाई। अब देखें तो NH52
राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो 793.55 किमी है। और NH-15 का नया नाम है तो NH-68, NH-11, NH-62 ये मिलकर NH पुराने वाले NH-15 की जगह कौन कौन से जुड़ गए हैं? NH-68, NH-11 और NH-62 है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो पहले NH-71B था और अब NH-71B नहीं है, अब है NH-919। NH-919 है, ये अलवर के अंदर है जो 5 किलोमीटर का है ओनली फॉर। राजस्थान में रेलवे की कितने जोन है? तो राजस्थान में रेलवे की 2 जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे है और एक है पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? तो राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, 5 मंडल है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है तो उदयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में। लोक संस्कृति एवं कला। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? कितनी है? पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली कितनी है? तो 4 है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी है? तो 4 है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? तो गण शिव और गौर पार्वती का। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है तीज का त्योहार। भादो माह की कृष्णा पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और सावन की तीज में तीज की सवारी निकाली जाती है जयपुर में। होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो शीतलाष्टमी मनाई जाती है। जयपुर में शीतलाष्टमी का मंदिर कहाँ है? तो सील की डूंगरी चाकसू में। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो वल्लभ नगर में कस्बे में है। तो उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर है कहाँ है? तो उदयपुर में वल्लभ नगर में है। पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। केला माता का मंदिर है कहाँ पर है? केला माता का मंदिर ये तो आप सभी को पता है, करौली में। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है? ये सवाई माधोपुर में नहीं है, ये करौली में है। केला माता केला देवी जहाँ पर लांगुरिया का मेला लगता है, लक्खी मेला। और आप भी सर्च करके कमेंट में लिखना कहाँ पर है। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है तो चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में कोटागो है, भारत में मैसूर का है। हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हुई थी। हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा साहब का उर्स लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बनेश्वर का मेला जो नवाटापुरा डूंगरपुर में भरता है। बनेश्वर मेला का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में सोम माही जाखम नदियों के संगम पर। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी? करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है ये गलियाकोट उर्स किसकी मज़ार पर होता है? तो फखरुद्दीन मौलाना की मज़ार पर होता है। किस मज़ार को मज़ार फ़कीरी कहा जाता है? तो फखरुद्दीन मौला की मज़ार को कहा जाता है। दाऊदी बोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है? तो रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़ में। तेजाजी
मेले का आयोजन किया जाता है? पर्वतसर नागौर में। ऊंटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन थे? कौन है? पाबूजी। पाबूजी का मुख्य स्थान है कोल्लूमंड, पाबूमंड भी कहते हैं उसे। मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़तिया राठौड़ वंश में, कुड़की ग्राम में 1498 में हुआ था मीराबाई का जन्म। तो आप तो ये बताना कि जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है हड़ और हड़ी के, उसमें कितनी गांठें लगी होती हैं? कमेंट में लिख के बताना अगर आपको पता है तो। मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश में। राजा सिसोदिया वंश में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? तो 1585 में फतेहपुर सीकरी में। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपासर नागौर में हुआ था। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? तो गोरखनाथ जी से। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई, तो सरदानाथ जी। ये याद करना भाई, नया है यहाँ राजस्थान अध्ययन में। सरदानाथ जी, इन औरों को तो आप पढ़ते हैं हर गाइड में। सरदानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? तो शेखावाटी से था। सरदानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? तो सरदानाथ जी का है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ में। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना, डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बीकानेर का। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला नाथ द्वारा। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं अलवर और बाड़मेर में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर के। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो कक्षा 6 इसी के साथ राजस्थान अध्ययन की पुस्तक के मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट पूर्ण होते हैं। अगला वीडियो होगा कक्षा 7 राजस्थान अध्ययन से संबंधित। एक वीडियो इससे पहले कक्षा 6 से संबंधित एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के अन्य वीडियो भी और हिंदी सेकंड ग्रेड से संबंधित वीडियोस भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एनसीईआरटी का सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। ओके।